बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.21 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, अहमद एडिड 5 इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर। के एक नंबर को अहमद ने पहले दुगना किया। ट्वाइस का मतलब होता है दुगना, यानी कि एक नंबर को अहमद ने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 5 को जमा कर लिया। ठीक है, उसके बाद देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिजल्ट। और ये जो उसने नंबर को दुगना करके उसमें 5 जमा किया था, इसमें से बाद में अहमद ने उसी नंबर को हाफ करके माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, फाइनली ही गॉट द आंसर 8। तो अहमद ने जब ये सब कुछ किया तो उसका जो आंसर आया वो 8 के इक्वल था, 8 के बराबर उसका आंसर आया। फाइंड द नंबर, हमने क्या करना है, हमने वो नंबर मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं कि वो नंबर जो कि हमने मालूम करना है वो x के इक्वल है, क्योंकि जो भी वैल्यू मालूम की जाती है उसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख दिया जाता है, x y z कोई सा भी आप वेरिएबल रख लें। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया लेट द नंबर, कि वो जो नंबर हमें चाहिए वो x के इक्वल है। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये जो हमें क्वेश्चन में डिटेल दी गई है, इस डिटेल को यूज करते हुए हम एक लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। हमारे पास जब लीनियर इक्वेशन आ जाएगी तो फिर हम इस x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में जो दी गई डिटेल है उसके मुताबिक। अब देखिए इसमें क्या डिटेल थी या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी। सबसे पहले अहमद ने एक नंबर को ट्वाइस किया, उसको दुगना किया। या देखिए ये हमारा नंबर था, इसको सबसे पहले अहमद ने क्या किया, दुगना कर दिया, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अहमद ने जब इस नंबर को दुगना किया, इसको ट्वाइस किया, तो उसने उसके बाद उसमें 5 को ऐड कर दिया। तो हम इसमें 5 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखें ये हो गया। उसके बाद अहमद ने इसी नंबर को, जिसको हमने x के इक्वल रखा है, इसको हाफ करके इन दोनों वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो हम इस नंबर को हाफ करेंगे। हाफ किस तरह होगा, हम इस नंबर पे 2 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसी भी वैल्यू को अगर हाफ करना हो तो उसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास हाफ या आधी कीमत आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने नंबर को हाफ कर दिया और इसको हमने जो पहली 2 वैल्यूज थी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये सब करने के बाद अहमद को आंसर क्या मिला था, 8 मिला था। तो ये इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 8 के। ठीक है, ये हमने ये जो हमें इस क्वेश्चन में डिटेल दी गई थी उसके लिए लीनियर इक्वेशन बना ली है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो +5 इस तरफ आ रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो जब आप +5 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस से चेंज होकर माइनस हो जाएगा। देखिए इसका मैंने माइनस चेंज कर दिया, 8 - 5 लिख दिया। ठीक है, अब आप 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे ऊपर थी वैसे लिख दी, और ये 8 में से 5 को माइनस करें तो 3 मिल जाता है। ठीक है, अब देखें ये जो डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, ये x को ये 2 जो डिवाइड कर रहा है, इस 2 को हमने खत्म करना है। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इक्वेशन की ये वाली जो साइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इक्वेशन की इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको इक्वेशन की जो राइट साइड है यहां पर भी इस 3 को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखें अब 2 को हम इक्वेशन की दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हैं सारी वैल्यूज के साथ, तो ये देखें इस 2x के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये मैंने माइनस का साइन डाला और इस x/2 के साथ मैंने ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इक्वल का साइन डाल के इस 3 के साथ भी मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 को हमने इक्वेशन की दोनों तरफ जितनी टर्म्स थी सब के साथ मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, तो अब देखें ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। हमने ये वाला 2 कैंसिल करना था, इसको खत्म करना था, इसलिए हमने 2 को इक्वेशन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। तो इसको आप कैंसिल कर दें, तो ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इनको हमने कैंसिल कर दिया। अब पीछे हमारे पास जो वैल्यूज रह गई हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x। ठीक है, और उसके बाद ये वाला मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और ये मैंने साथ x पुट कर दिया, और फिर ये इक्वल का साइन पुट करके 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन किस तरह 4x - x है, 4x में से x को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x। ठीक है, तो मैंने ये 3x लिख दिया और इक्वेशन की तरफ ये मैंने 6 लिख दिया। अब हमने चूंकि इस x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x को इक्वेशन की एक तरफ रखेंगे और इसके साथ ये जो 3 आ रहा है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो इस 6 पे ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ये मैं इस 3 को दूसरी तरफ ले आया हूं तो मैंने 6 डिवाइडेड बाय 3 कर लिया। अब ये 3 इस 6 पे डिवाइड हो सकता है, ये आ जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 हो जाता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा हमारे पास x = 2/1। इसको हम लिख सकते हैं x = 2। ठीक है, तो ये हमारे पास वो नंबर आ जाता है जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो अगर आप यहां तक भी सॉल्व कर लेते हैं तब भी ठीक है, या अगर आप नीचे प्रॉपर लिख लेते हैं कि जो नंबर हमें चाहिए था, मैंने लिख दिया
रिक्वायर्ड नंबर, मैंने रिक्वायर्ड नंबर को शॉर्ट करके लिखा है, ठीक है, यानी कि जो नंबर मुझे चाहिए था वो कौन सा है, वो ये 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 पुट कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें जो डिटेल दी गई है मैं उसको दो पार्ट में या दो हिस्सों में तकसीम कर लेता हूं। पहले पार्ट में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक इफ वी एड 3 इन द हाफ ऑफ अ नंबर, कि अगर हम एक नंबर लें उसका हाफ करें, उसको आधा करें और उसमें 3 को जमा करें, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। तो ये बराबर आता है वी गेट द सेम रिजल्ट, ये बराबर आता है एज वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ द नंबर। ये दूसरे वाला पार्ट हो गया कि अगर हम उसी नंबर का क्वार्टर लें, उस नंबर का चौथा हिस्सा करें, ठीक है, क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, अगर हम उस नंबर का चौथा हिस्सा लें और उसमें से माइनस करें 1 को, तो ये बराबर आता है इस पहले वाले पार्ट के, ठीक है। हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर, हमने वो नंबर मालूम करना है। तो इसका सोल्यूशन है, देखें, हम फर्ज करते हैं कि जो नंबर हमें चाहिए वो x के इक्वल है, क्योंकि जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसको हम किसी वेरिएबल x y z के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया लेट द नंबर, कि हमें जो नंबर चाहिए वो x है, ठीक है। अब हम ये जो इस क्वेश्चन में हमें डिटेल दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी तो वहां से हम इस x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में दी गई डिटेल या इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। अब देखें क्या इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ठीक है। पहले पार्ट में हमें बताया गया कि एक नंबर को आधा करें और उसमें 3 को जमा करें, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, देखें, हम हमारे पास वो जो नंबर है वो हमने उसको x के इक्वल रखा है, तो हम x का आधा करेंगे। आधा किस तरह होता है, किसी भी नंबर पे 2 को डिवाइड कर ले तो उसका आधा आ जाता है। तो ये हमने उस नंबर का आधा किया और इसमें 3 को जमा कर लिया, 3 को ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये सेम है, किसके इक्वल है, कि अगर हम इसी नंबर को क्वार्टर करें, इसका चौथा हिस्सा लें हम और इसमें से 1 माइनस करें, ठीक है। तो हम अब इस नंबर का क्वार्टर अगर करना चाहें तो किस तरह आएगा, ये हम इस x को 4 से डिवाइड कर लेंगे, चौथा हिस्सा हो जाता है, ठीक है। x को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये क्वार्टर हो गया और इसमें से हमने 1 को माइनस किया, तो ये दोनों सेम है, बराबर है, ठीक है। ये हमने इस इंफॉर्मेशन जो हमें इस क्वेश्चन में दी गई थी इसको यूज करते हुए लीनियर इक्वेशन बना ली है। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखें, सबसे पहले स्टेप में हम ये करते हैं, ये जो नीचे हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 4 है, इन दोनों वैल्यूज को हम खत्म करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इस इक्वेशन की दोनों साइड को, सारी वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखें, अब इस इक्वेशन की दोनों साइड की जितनी टर्म्स है सबको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 4, ठीक है। अब आप इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने पहली वाली टर्म लिखी और इसको देखें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये मैंने प्लस का साइन डाल के इस 3 को देखें इस 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद ये इक्वल का साइन आया और उसके बाद मैंने ये इक्वल का साइन पुट कर दिया। अब ये x बाय 4 को भी मैंने देखें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट किया और इस 1 को भी देखें मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह मैंने इस इक्वेशन की दोनों साइड जितनी टर्म्स आ रही थी, जितनी वैल्यूज आ रही थी, सबको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें, ये वाला 2 इस 4 पे डिवाइड हो सकता है, इसी तरह ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो इनको हम आपस में कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये तो आ जाएगा 2 1 2 और 2 2 4 हो जाता है। इसी तरह ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास पीछे जो वैल्यूज रह गई हैं उनको हम नीचे लिख लेते हैं। तो देखें, ये 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा और फिर ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। फिर ये इक्वल का साइन आया और उसके बाद ये वाला x मैंने पुट किया और ये माइनस पुट करने के बाद 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। अब आपके पास ये सिंपल सी इक्वेशन बन रही है। तो इसमें आप ये जो x वेरिएबल वाली टर्म्स हैं इनको एक तरफ ले आए और ये जो नंबर्स हैं या कांस्टेंट हैं इनको दूसरी तरफ ले जाए, ठीक है। तो अब हम इन वैल्यूज को मूव करते हैं, ठीक है। देखें, ये मैंने लिखा 2x और इस वाले x को मैं इधर ले आया तो इसको मैंने माइनस x कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इस x के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं था। जब भी किसी टर्म या किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। इसलिए इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो इसको प्लस से माइनस कर देंगे, ठीक है। और इक्वेशन की तरफ ये -4 था, ये मैंने लिख दिया। और अब इस 12 को +12 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसको आप प्लस से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। देखें, अब ये 2x में से x को माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा x, ठीक है। और इसी तरह ये -4 और -12 दोनों को ऐड कर लें तो 16 आ जाएगा। आंसर के साथ आप माइनस ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, दोनों के साथ माइनस का साइन था, इसलिए हमने आंसर में भी माइनस का साइन पुट कर दिया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, जो नंबर हमें चाहिए था उस नंबर की वैल्यू हमें मिल जाती है, ये है -16, ठीक है। तो हमारा यहां तक आंसर आ जाता है। अगर यहां तक आप कर लेते हैं तो ठीक है, आपका मतलब क्वेश्चन पूरा होगा।
अगर आप यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर आंसर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लीजिए, मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि जो नंबर में चाहिए था वो कौन सा है, -16 है, तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर लिया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ टू नंबर इज 5, कि अगर हम दो नंबर्स का सम करें, दो नंबर्स को आपस में जमा करें तो हमें 5 मिलता है, एंड देयर डिफरेंस इज 1, और अगर उन दो नंबर्स का डिफरेंस लें, यानी कि उन दो नंबर्स को माइनस करें तो हमें 1 मिलता है। फाइंड द नंबर्स, हमने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, यहाँ पर दो नंबर्स की बात हो रही है, हमें दो नंबर्स चाहिए। तो हम फर्ज करते हैं कि जो पहले वाला नंबर है वो x के इक्वल है और जो दूसरे वाला नंबर है वो y के इक्वल है, ठीक है। मैंने लिखा लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू y, ठीक है। अब हम ये जो क्वेश्चन में हमें डिटेल दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। जब हम लीनियर इक्वेशन बना लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वेरिएबल x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब देखें पिछले जो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे वहां पर हमने एक एक लीनियर इक्वेशन बनाई थी, क्योंकि वहां पर हमने एक वैल्यू फाइंड करनी थी। अब यहां पर चूंकि हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है, तो अब ये जो मैं डिटेल दी गई है इसको यूज करते हुए हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में दी गई जो डिटेल या तफसील है उसके मुताबिक। देखें अब यहाँ पर पहली जो डिटेल है या पहला पार्ट क्या है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, कि ये जो दो नंबर हैं इनको अगर आपस में सम करें तो हमें 5 मिलता है, ठीक है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हम यूज करते हुए एक इसके लिए लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। देखें ये मैंने इन दोनों नंबर का सम किया तो ये किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। ये हमने जो पहले वाला पार्ट था इसको यूज करते हुए पहली लीनियर इक्वेशन बना ली, इसको हमने नंबर 1 दे दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, देयर डिफरेंस इज 1, और इन दोनों नंबर का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों नंबर को माइनस करें तो ये इक्वल आता है 1 के। तो अब इस इंफॉर्मेशन को भी यूज करते हैं हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखें ये इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, यानी कि दोनों नंबर को माइनस करें तो ये इक्वल आता है 1 के, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। ये हमने दो लीनियर इक्वेशन बना ली है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो डिटेल दी गई थी उसको यूज करते हुए अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इस वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ये वेरिएबल x और y की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, हम यूज करेंगे यहां पर मेथड एलिमिनेशन मेथड। हम यहां पर एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड हम इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पर सीख के आए, ठीक है। तो देखें एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि इसमें ये जो दो वेरिएबल है में से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर लेते हैं, एक वेरिएबल को हम खत्म कर लेते हैं और दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या करना है। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि देखें अगर ये दोनों इक्वेशन को आपस में हम सम करें, इनको आपस में जमा करें, तो ये प्लस y और माइनस y आपस में कैंसिल हो सकते हैं, आपस में खत्म हो सकते हैं, यानी कि ये y जो वेरिएबल है ये एलिमिनेट हो जाएगा और इस x वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एड इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि ये जो दो इक्वेशन है इन दोनों को आपस में आप ऐड करें। तो ये मैंने इक्वेशन 1 लिख दी और ये मैंने इक्वेशन 2 लिख दी, इनको आपस में मैं ऐड करने लगा हूं, ठीक है। तो देखें अब इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास का सोल्यूशन आ जाएगा। देखें ये x प्लस x, ये तो 2x हो गया, और ये प्लस y और माइनस y आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसमें हमें इस x की वैल्यू चाहिए। तो x को हम इक्वेशन की एक तरफ रखते हैं और ये 2 हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जरब खा रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो इस 6 पे डिवाइड हो जाएगा, इस 6 पे हम इसको तकसीम कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारी इक्वेशन बनेगी इस तरह बन जाएगी, ये x इज इक्वल टू 6/2 मैंने कर दिया। अब ये 2 इस 6 पे डिवाइड हो सकता है तो इसको आप डिवाइड कर लें। देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 2 हो गया और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/1, या इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम ये जो x की वैल्यू आई है इसको हमने ये जो ऊपर दो इक्वेशन बनाई है, किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं और इस y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है इसी में इस x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आप जिस इक्वेशन में पुट करेंगे आपको सही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2। आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करें, ठीक है। तो देखें अब हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो मैंने पहले इक्वेशन 1 लिख दी। उसके बाद आप इस x की जगह ये वैल्यू आप पुट कर लें, तो x की जगह आ जाएगा 3, ठीक है। ये मैंने 3 पुट कर लिया, प्लस ये वाला y इज इक्वल टू 5 ये आ गया। अब इस 3 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 3 जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, इसका हम साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये सिंपल सी इक्वेशन बन रही है, तो आप इस 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि ये हमारे पास जो दूसरा नंबर है उसकी वैल्यू भी आ गई। पहला जो नंबर है जिसको हमने x के इक्वल रखा था उसकी वैल्यू 3 आ गई, और दूसरा नंबर जिसको हमने y के इक्वल रखा था उसकी वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। ये वो दो नंबर हैं जो कि हमें चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख लेंगे
कि रिक्वायर्ड नंबर्स, जो नंबर हमें चाहिए थे, मैंने रिक्वायर्ड और नंबर दोनों को शॉर्ट करके लिखा है, इज इक्वल टू, ये मैंने x की वैल्यू लिख दी, ये 3 थी, ये मैंने लिख दी, और ये मैंने y की वैल्यू लिख दी जो कि 2 थी। वो दोनों नंबर हमने फाइंड कर लिए। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, कि अगर हम दो नंबर्स का डिफरेंस लें, यानी कि दो नंबर्स को माइनस करें, तो ये इक्वल आता है 4 के। The sum of twice of one number and 3 times of the other number is 43। और अगर हम उन दो नंबर में से एक नंबर को दुगना करें और एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 गुना करें और इन दोनों को जमा करें, तो फिर ये इक्वल आते हैं 43 के। हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर्स, हमने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं, वो दो नंबर्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है। अब यहां पर भी चूंकि हमने दो नंबर्स मालूम करने हैं, तो हम फर्ज करते हैं कि जो पहला नंबर है वो x के इक्वल है और जो दूसरा नंबर है वो y के इक्वल है, क्योंकि जो वैल्यूज फाइंड करनी होती है उनको किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख लिया जाता है। x y z जो भी वेरिएबल आप यहां पर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, यानी कि जो पहला नंबर हमें चाहिए वो x के इक्वल है, सेकंड नंबर जो दूसरा नंबर हमें चाहिए वो y के इक्वल है। अब देखें ये जो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो डिटेल दी गई है, इस डिटेल को यूज करते हुए यहाँ पर अब हम दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पर अब दो लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में दी गई डिटेल या तफसील के मुताबिक। अब क्या डिटेल है यहाँ पर देखें, पहले में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 4 के इक्वल है। तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों नंबर को आप माइनस करें तो ये इक्वल आता है 4 के। तो ये मैंने लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें ये है कि एक नंबर को, पहले नंबर को आप ट्वाइस करें, उसको दुगना करें, और दूसरे नंबर को 3 टाइम करें, उसको 3 गुना करें और इनको आपस में सम करें, तो ये इक्वल आता है 43 के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखें पहले नंबर को आप दुगना करें, यानी कि जो पहला नंबर x है इसको दुगना करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर को 3 गुना करें, यानी कि इसको इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को सम किया। ठीक है, इन दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, 43 के आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 43 पुट कर दिया। तो ये हमने ये जो डिटेल दी गई थी इसको यूज करते हुए दूसरी लीनियर इक्वेशन भी बना ली, इसको मैंने नंबर 2 दे दिया। ठीक है, ये हमने दो लीनियर इक्वेशन बना ली है। अब हम ये वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम जो मेथड यूज करेंगे इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने का, वो होगा एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम इस एक्सरसाइज को जो पहला क्वेश्चन था वहां पर हम सीख के आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, एक वेरिएबल को हम खत्म कर लेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो उसको यूज करते हुए फिर हम पहले वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया, तो देखें हम ये जो वेरिएबल x है इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको खत्म करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन की जो पहली वाली टर्म है ये सेम हो जाएगी, यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी 2x हो जाएगा। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को अगर हम ये जो 2 नंबर वाली इक्वेशन है इसमें से माइनस करेंगे तो ये जो वेरिएबल x है ये कैंसिल हो जाएगा और y वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 है इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर ले 2 से। ठीक है, तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें, x से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, फिर ये माइनस का साइन आया, y के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा, फिर ये इक्वल का साइन मैंने पुट किया, 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाता है। ये हमारी नई इक्वेशन बन गई, इसको मैंने नंबर 3 कर दिया। अब आप ये सेकंड वाली इक्वेशन और ये जो थर्ड वाली इक्वेशन आई है इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, इनको आपस में माइनस कर दें, क्योंकि हमने ये 2x को कैंसिल करना है तो इन दोनों को आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, यानी कि इस इक्वेशन 2 में से ये इक्वेशन 3 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इक्वेशन 2 को मैंने पहले लिख दिया और इसमें से मैं इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करने लगा हूं, इसको मैं माइनस करने लगा हूं। तो देखिए जब भी हम माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसमें जो टर्म्स आती हैं उनके हमने साइन चेंज कर देने होते हैं। ठीक है, तो देखें अब ये 2x के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं है क्योंकि ये शुरू में आ रही है। तो जब किसी वैल्यू या किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो इस प्लस को आप माइनस कर दें, इस माइनस को प्लस कर दें और यहाँ पर भी प्लस का साइन है, इसको माइनस कर दें। ठीक हो गया, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो देखें ये 2x और माइनस 2x, ये प्लस 2x और ये माइनस 2x है, ये आपस में कैंसिल हो गए और ये प्लस 3y और प्लस 2y ये 5y हो जाएगा। इसी तरह 43 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई वो ये वाली बन गई। हमें चूंकि इस y की वैल्यू चाहिए तो इस 5 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए। 5 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा तो 35 पे ये 5 डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ज़रब खा रहा था, तो ये मैंने 35 डिवाइडेड बाय 5 लिख दिया। अब ये 5 इस 35 पे डिवाइड हो सकता है, ये आ जाएगा, देखें ये 5 1 था 5
और 5 7 द 35 हो जाता है। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 7/1। तो हम इसको लिख सकते हैं y = 7 लिख सकते हैं। तो ये हमने जो पहले वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने ये जो वैल्यू फाइंड की है ऊपर ये जो 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर लें तो आपके पास इस वेरिएबल x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम ये करते हैं कि ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसी में हम पुट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, यहाँ पर मैंने लिखा कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है उसमें y की वैल्यू पुट करें, तो पहले हम इक्वेशन 1 को पुट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने जो इक्वेशन 1 इसको लिख लिया है। अब इस y की जगह आप ये इसकी वैल्यू पुट करें तो ये x - 7 = 4 हो जाएगा। हमने y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये -7 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जब जाएगा -7 तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 4 + 7 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 11। तो ये हमारे पास जो x वेरिएबल इसकी वैल्यू भी आ गई। इस तरह हमने x को फर्स्ट नंबर जो पहले वाला नंबर है इसके इक्वल रखा था और y को हमने दूसरे नंबर के इक्वल रखा था। इसका मतलब है कि दोनों नंबर्स जो हमें चाहिए थे दोनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे। मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड नंबर्स, कि हमें जो नंबर्स चाहिए थे मैंने दोनों शॉर्ट लिखा है, रिक्वायर्ड और नंबर दोनों को शॉर्ट करके लिखा है, = उसके बाद पहले वाला नंबर क्या है जिसको हमने x इक्वल रखा था इसकी वैल्यू 11 है, तो मैंने 11 पुट कर दिया। और दूसरे नंबर को हमने y के इक्वल रखा था जिसकी वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर मैंने 7 पुट कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है समीना इज 7 ईयर ओल्डर देन अमीना। के समीना की एज या समीना की उम्र अमीना की एज से 7 साल ज्यादा है। फाइंड देयर एजेस, हमने उन दोनों की एजेस या उन दोनों की उम्रें मालूम करनी है, समीना और अमीना की। व्हेन 1/4 of Samina's age is equal to the 1/2 of Amina's age। अगर समीना की 1/4 एज बराबर हो अमीना की आधी एज के, तो हमने उन दोनों की एजेस या उन दोनों की उम्रें मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें इसको सोल्यूशन है। आपको जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो वैल्यूज हमने मालूम करनी होती है शुरू में उनको हम किसी भी वेरिएबल की इक्वल रख लेते हैं, एक्स वाई जेड कोई सा भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। तो हम फर्ज करते हैं कि समीना की एज जो है ये x ईयर के बराबर है और अमीना की एज जो है ये y ईयर के बराबर है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया लेट समीनाज एज इज इक्वल टू x ईयर और अमीनाज एज इज इक्वल टू y ईयर। ये दो वैल्यूज हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है या जो डिटेल दी गई है उस डिटेल या उस तफसील को यूज करते हुए हम यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी तो फिर हम इस वेरिएबल x और y यानी कि समीना और अमीना की एजेस मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में जो दी गई तफसील है या जो मालूमात दी गई हैं उसके मुताबिक। अब देखें यहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मालूम करनी है तो हम दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, पहली लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। देखें यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके मुताबिक समीना जो है अमीना से 7 साल बड़ी है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को इक्वेशन की सूरत में लिखें तो देखें एक तरफ मैंने समीना की एज लिख दिया, समीना की एज को हमने x के इक्वल रखा था, और इक्वेशन की दूसरी तरफ मैंने अमीना की एज को लिख दिया क्योंकि इसको हमने y के इक्वल रखा था। अब अगर इन दोनों एजेस को हम इक्वेशन की सूरत में शो करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि समीना की एज अमीना से 7 साल ज्यादा है, तो अगर हम इसको इक्वेशन की सूरत में लिखना चाहेंगे तो फिर हमें समीना की एज में 7 साल की कमी करना पड़ेगी, तभी हम ये इक्वल का साइन पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये x के साथ आप अगर -7 लिखेंगे तो हम इन दोनों की उम्रें या इन दोनों की एजेस को इस तरह इक्वेशन की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहली जो इक्वेशन है इस सेंटेंस के लिए लिख दी। ठीक हो गया, अब दूसरी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो उसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है या जो डिटेल है उसके मुताबिक समीना की 1/4 एज यानी कि समीना की 1/4 एज या उम्र इक्वल है बराबर है अमीना की 1/2 एज के, यानी कि अमीना की आधी एज के बराबर है। तो अब इसके लिए लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो देखें समीना की एज को हमने x के इक्वल रखा था तो हम लिखेंगे 1/4 x लिखेंगे। ठीक है, ये समीना की एज हमने लिख दी, समीना की एज का 1/4 हमने यहाँ पर लिख दिया, ये बराबर है अमीना की एज को हमने y के इक्वल रखा था तो हमने 1/2 y लिख दिया, यानी कि अमीना की आधी एज बराबर हो गई समीना की 1/4 एज के। तो ये हमने ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई थी उसको यूज करते हुए दूसरी लीनियर इक्वेशन भी बना ली। अब हमारे पास ये दोनों लीनियर इक्वेशन आ गई हैं तो इनको अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 था वहां पर सॉल्व किए हुए हैं। पिछले जो 2 पार्ट हमने सॉल्व किए, जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वहां पर हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया था, जिसमें कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेते थे, एक वेरिएबल को खत्म कर लेते थे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। फिर जब हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी तो उसको यूज करते हुए हम पहले वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर लेते थे।
लेकिन यहां पर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, यानी कि पहले हम ये जो वेरिएबल x या y है इनकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो फिर आपको मैं बताता हूं कि आगे हमने क्या करना है। उसके लिए हम इस इक्वेशन 2 को यूज करते हैं और इससे ये वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो नीचे वैल्यूज आ रही है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, इन दोनों वैल्यूज को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन की दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4। अब इस इक्वेशन 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने 4 इंटू इक्वेशन की ये वाली जो वेबसाइट थी, ये वाली जो वैल्यू थी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद इक्वल का साइन पुट किया और फिर अगेन इस वाली वैल्यू को भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन की दोनों साइड्स को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये वाला 4 इस 4 से कट जाएगा, ये कैंसिल हो सकते हैं, ये 2 इस 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं और इनको कैंसिल करेंगे, तो देखें ये 4 के साथ चला गया और ये 2 इस 4 पे डिवाइड होगा तो 2 टू द 4 हो जाता है। ठीक है, अब ये जो आपके पास वैल्यूज बच गई हैं इनको आप नीचे लिख लीजिए। हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह बनेगी। ये देखें ये हमारे पास इधर तो हमारे पास x रह जाएगा। ठीक है, और ये 2 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस x वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड कर ली और ये एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को हम नंबर 3 कर लेते हैं। अब ये जो x की इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको ऊपर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट कर लें तो हम इस वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है तब्दील करना, रिप्लेस करना। हम क्या कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन 1 में x को तब्दील कर रहे हैं, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं इसकी वैल्यू से। ठीक है, तो इसलिए इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 पहले आप लिख दें यहाँ पर। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखी और अब इस x की जगह आप ये जो इसकी वैल्यू है 2y ये यहाँ पर पुट कर लें। तो ये देखें ये मैंने इस x की जगह 2y पुट कर लिया और बाकी ये वाली वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे ऊपर लिखी थी ऐसे मैंने लिख दी। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इसमें आप ये करें कि जो y वेरिएबल है उसको एक तरफ ले आए और ये 7 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। देखें ये मैंने 2y लिखा और इस y को जब मैं इधर लेके आया हूं तो इसको मैंने माइनस कर दिया, इसका मैंने साइन चेंज कर लिया क्योंकि यहाँ पर इस y के साथ कोई साइन नहीं था प्लस या माइनस का। जब भी किसी वैल्यू या किसी वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। तो ये जब इक्वेशन किस तरफ आएगा तो इसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा और ये -7 दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन हम चेंज कर लेंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन डालें या ना डालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अकेला है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई, इसमें अब ये 2y में से y को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 7। ये हमने y की वैल्यू मालूम कर ली। अब इस y वेरिएबल की वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन 2 में इस y की जगह तो आपके पास इस x वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको पुट करता हूं तो पहले मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, यानी कि ऊपर जो इक्वेशन 3 थी उसमें ये पुट करें y की वैल्यू। तो पहले आप इक्वेशन 3 को लिख लें, अब इस y की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर लें। तो देखें ये हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 2 और y की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 7। अब ये 2 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 14। तो ये हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक है, तो अब ये x और y को हमने किसके इक्वल रखा था, x को हमने रखा था समीना के एज के इक्वल और y को हमने रखा था अमीना के एज के इक्वल। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें ये हमने समीना के एज के इक्वल x को रखा था और अमीना के एज के इक्वल y को रखा था। इसका मतलब ये हो गया कि समीना की एज हमारे पास आ गई 14 ईयर और अमीना की एज हमारे पास आ गई 7 ईयर। तो ये आप अपना आंसर लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ। देखिए मैंने लिख दिया समीनाज एज इज इक्वल टू, ये मैंने 14 ईयर लिख दिया और अमीनाज एज इज इक्वल टू ये जो y की वैल्यू थी ये मैंने लिख दी यानी कि 7 ईयर। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है 5 years ago एहसन's एज वाज 7 टाइम ऑफ शकील's एज, कि 5 साल पहले एहसन की जो एज थी वो शकील के एज से या शकील की उम्र से 7 गुना ज्यादा थी। ठीक है, बट आफ्टर 3 years, लेकिन 3 साल के बाद एहसन's एज विल बी 4 टाइम ऑफ शकील एज। 3 साल के बाद एहसन की जो एज होगी वो शकील के एज से 4 गुना ज्यादा होगी। ठीक है, हमने क्या करना है, कैलकुलेट देयर एजेस। हमने उन दोनों की एजेस या उन दोनों की उम्रें मालूम करनी। ठीक है, तो देखें जिस तरह आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसको शुरू में हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख लेते हैं, एक्स वाई जेड, आप कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो हमने चूंकि यहाँ पर एहसन और शकील की एज मालूम करनी है तो मैंने लिख दिया लेट एहसन's एज इज इक्वल टू एक्स ईयर। हम फर्ज करते हैं कि एहसन की जो एज है वो एक्स के इक्वल है। ठीक है, और शकील एज इज इक्वल टू वाई ईयर, और हम फर्ज करते हैं कि शकील की जो एज है या शकील की उम्र है वो वाई के इक्वल है। ठीक है, ये हमने इन दोनों की एजेस को वेरिएबल की शक्ल में यहां पर लिख दिया।
अब हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है या जो डिटेल दी गई है, इसको यूज करते हुए इनके लिए लीनियर इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी तो हम फिर ये जो वेरिएबल एक्स और वाई है इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो अब देखें यहाँ पर हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एहसन और शकील दोनों की एजेस मालूम करनी है, तो हमें यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है। तो अब इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है इसको यूज करते हुए पहली लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया एजेस बिफोर 5 ईयर। अब 5 साल पहले जो उनकी एजेस थी इसके लिए हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो 5 साल पहले जो है एहसन की जो उम्र थी वो शकील की उम्र से 7 गुना ज्यादा थी। अब इस चीज को हम अगर इक्वेशन की सूरत में लिखें तो देखें सबसे पहले तो 5 साल पहले क्या होगा, उनकी जो मौजूदा उम्र है एक्स और वाई, इसमें से हम 5 को या 5 को माइनस कर देंगे क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है। तो मौजूदा एज में से दोनों की मौजूदा एज, ये शकील एहसन की एज है और ये शकील की एज है, दोनों की एजेस से मैंने 5 साल कम कर दिए। ठीक है, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो 5 साल पहले एहसन की जो एज थी वो शकील के एज से 7 गुना ज्यादा थी। ठीक है, तो अब देखें एहसन की जो एज है, एहसन की एज शकील के एज से 7 गुना ज्यादा थी 5 साल पहले। तो अगर हम इसको इक्वेशन की सूरत में लिखना चाहें, अगर ये इक्वल का साइन हम डालना चाहें तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि जो शकील की एज है इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों साइडें बराबर आएंगी। तो मैं यहाँ पर ये जो शकील की एज है ये चूंकि एहसन की एज से 7 गुना कम थी, तो अब इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि ये इक्वेशन जो है हमारी बराबर आ जाए। तो ये मैंने शकील की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से भी आपको समझा लेता हूं। देखिए अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो उसमें ये 35 = 5, ये अगर हमारे पास इक्वेशन हो, अब इसको अगर हमने बराबर करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 5 को हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये 35 के इक्वल आ जाए। तो 5 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 आ जाएगा, दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। तो सेम यहां पर हमने यही किया है कि चूंकि शकील की एज एहसन की एज से 7 गुना कम थी तो हमने शकील की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हमारे पास अब ये इक्वेशन बन रही है तो इसको आप सॉल्व कर लें। ये जो 7 है, ये जो ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज आ रही हैं, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7y से मल्टीप्लाई होगा तो 7y हो जाएगा, और ये माइनस मैंने पुट कर दिया, और 7 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ये कर लें कि ये जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं x और 7y, इनको एक तरफ ले आए और ये जो नंबर्स हैं या कांस्टेंट है इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अब इक्वेशन किस तरह बनेगी, ये मैंने लिखा x और ये 7y को मैं इक्वेशन की इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पे ले आए तो इसको मैंने -7y कर दिया, इसका मैंने साइन चेंज कर दिया। इसी तरह ये -35 मैंने लिखा और ये -5 को अब इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसको माइनस से आप प्लस कर देंगे, इसका भी आप साइन चेंज कर देंगे। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें ये 35 माइनस है और ये +5 है। 35 में से 5 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन साथ में साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, चूंकि 35 5 से बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर आंसर में मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, और इक्वेशन की तरफ तो ये दोनों वैल्यूज हैं, इनको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन हो जाती है, तो इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब हम दूसरी लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो दूसरी लीनियर इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पर जो डिटेल दी गई है कि 3 साल के बाद की सिचुएशन यहाँ पर हमें बताई गई है। ठीक है, तो पहले तो जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा था एजेस बिफोर 5 ईयर, तो हम लिख लेते हैं कि एजेस आफ्टर 3 ईयर, के 3 साल के बाद उनकी एजेस क्या होंगी। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह के 5 साल पहले के लिए हमने ये किया था कि दोनों की मौजूदा उम्रों से हमने 5 को माइनस कर दिया था। अब ये 3 साल बाद की बात हो रही है, तो जाहिर है 3 साल बाद दोनों की मौजूदा उम्रों में 3-3 साल का इजाफा हो जाएगा। तो हम दोनों की जो एजेस हैं या दोनों की जो उम्रें हैं उसमें पहले तो 3 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखें ये मैंने एहसन की एज में भी 3 ऐड कर दिया क्योंकि 3 साल की बात क्योंकि 3 साल के बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो एहसन की एज 3 साल के बाद क्या होगी, उसकी मौजूदा एज में 3 आप जमा कर लें। इसी तरह ये शकील की एज में मैंने 3 का इजाफा कर लिया। अब यहां पर देखें सेम जिस तरह यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था, इस जगह पर ये एग्जांपल मैंने यहां पर एक्सप्लेन की थी कि चूंकि अब जो एहसन की एज है वो 4 गुना ज्यादा होगी शकील के एज से, तो अब शकील की एज को एहसन की एज के इक्वल करने के लिए यानी कि इसको इक्वेशन की सूरत में लिखने के लिए हमें शकील की एज को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि यहाँ पर 7 गुना ज्यादा थी। ठीक है, एहसन की एज, तो शकील की एज को बराबर करने के लिए हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया था। अब यहां पर चूंकि शकील की एज एहसन की एज से 4 गुना कम है तो हमें इसको बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, इसको भी आप सॉल्व कर लें। जिस तरह हमने ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व की थी सेम इस तरह हम करेंगे। सबसे पहले ये जो 4 आ रहा है इस 4 को ये अंदर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y प्लस
4 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। अब इसमें जो x और y वेरिएबल वाली टर्म है उनको एक तरफ रख लें और जो ये नंबर्स हैं या कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, तो देखें जब आप इनको मूव करेंगे तो आपके पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। ये मैंने लिखा x और 4y को मैं इस तरफ ले आऊंगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे लेके आया हूं, तो इसको मैंने -4y कर दिया, इसका मैंने साइन चेंज कर दिया। और उसके बाद इक्वेशन की इस तरफ ये 12 रह गया था, ये मैंने लिख दिया। और अब ये +3 को इक्वेशन की इस तरफ यानी कि राइट साइड पे लेके आएंगे तो इसको प्लस से आप माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका आपने साइन चेंज कर दिया। अब ये 12 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। देखें ये 9 हमारे पास आ जाएगा। 12 में से 3 को माइनस किया तो 9 आ गया। बाकी ये वाली वैल्यूज तो मैंने एज इट इज लिख दी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2 हम कर देते हैं। ये हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन आ जाती है। तो ये हमारे पास दोनों लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं और ये जो वेरिएबल x और y है इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। मेथड ऑफ एलिमिनेशन हमने सॉल्व किया है जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का, उसमें हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन को काफी दफा यूज किया। ठीक है, उसके मुताबिक क्या करते होते हैं, ये जो दो इक्वेशन हैं इनमें ये जो दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y, हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेंगे, किसी एक वेरिएबल को हम खत्म कर लेंगे और दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो उस वैल्यू को यूज करते हुए फिर हम पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखें अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में हम माइनस करें तो ये जो पहली वाली टर्म है, ये जो वेरिएबल x है, ये आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें ये मैंने लिख दिया सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो पहली वाली इक्वेशन थी उसमें से इक्वेशन 2 यानी कि ये वाली इक्वेशन इसको माइनस करें। तो ये मैंने पहली वाली इक्वेशन लिखी और उसके नीचे मैंने जो दूसरी वाली इक्वेशन थी इसको लिख दिया। अब इसको हमने माइनस करना है तो नीचे वाली इक्वेशन की जो टर्म्स हैं उनकी आप साइन चेंज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर x के साथ कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है क्योंकि ये शुरू में ये वाली वैल्यू आ रही है। तो जब भी किसी टर्म या किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो उसके साथ वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो इसलिए आप इस प्लस को माइनस कर दें और इस माइनस को प्लस कर दें और यहाँ पर भी प्लस इसको माइनस कर दें। ठीक है, ये हमने साइन चेंज कर लिए। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी उस तरह आ जाएंगी। ये देखें ये प्लस x माइनस x तो आपस में कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक हो गया, और अब ये -7y है और +4y है। 7y में से 4y को माइनस करें तो 3y मिलता है, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 7y चूंकि 4y से बड़ा था और इसके साथ माइनस का साइन है तो यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और फिर ये इक्वल का साइन पुट किया। -30 और -9 दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, दोनों को ऐड करें तो 39 आएगा और साथ में आंसर के साथ हम माइनस का साइन पुट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है तो इसमें जो ये वेरिएबल y है इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले तो ये देखें इक्वेशन की दोनों तरफ ये माइनस के साइन आ रहे हैं, ये दोनों माइनस के साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 अब इक्वेशन की दूसरी तरफ जब लेके आएंगे, ये 3 यहाँ पर इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ आएगा तो 39 पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास y = 39/3 हो जाएगा। अब ये 3 इस 39 पे कितनी बार डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है, देखें ये 3 1 3 और 3 13 टाइम डिवाइड होता है 39 पे। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 30। ये हमने y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको ऊपर जो हमने दो इक्वेशन बनाई थी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट कर लें y की, तो हमारे पास जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो देखें यहां पर हम लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2। जिस तरह आपको मैंने बताया कि ऊपर जो दो इक्वेशन है किसी भी इक्वेशन में आप ये y की वैल्यू पुट कर दें, तो मैंने जो पहली वाली इक्वेशन है इसको यहाँ पर लिख दिया, इसमें अब इस y की जगह आप इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये पुट कर दें। ठीक है, तो y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 13, ये मैंने 7 × 13 कर दिया। अब ये इक्वेशन बन रही है, इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें पहले तो ये 7 और 13 को आप मल्टीप्लाई करें तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 91 आ जाता है। ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे थी वैसे करके लिख दी। अब ये जो -91 आ रहा है इस x के साथ, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए क्योंकि हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये -91 जब दूसरी तरफ आएगा इक्वेशन के तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने -30 लिख दिया और ये -91 जब इधर आया तो उसको मैंने +91 लिख दिया। अब 91 में से 30 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 61, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 61 आ गई। तो अब देखें हमने x को किसके इक्वल रखा था, SN की एज के। ये देखें मैं आपको दिखाता हूं, ये SN की एज को हमने x के इक्वल रखा था और शकील की एज को हमने y के इक्वल रखा था। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो 61 है ये SN की एज आ गई और ये जो 13 है ये शकील की एज आ गई। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिख लेंगे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर SN एज = 61 ईयर और शकील एज = 13 ईयर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन या कसर की बात हो रही है। तो देखें फ्रैक्शन जो है वो कौन सी वैल्यू होती है, जो कि इस फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है,
अब ये जो है यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिखी है फ्रैक्शन की, कसर या इसको आप बटा भी कह सकते हैं। इन फ्रैक्शन में ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये न्यूमिनेटर कहलाती है, और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमिनेटर, कि एक फ्रैक्शन है या एक कसर की सूरत में हमारे पास एक वैल्यू है, जिस तरह ये मैंने एग्जांपल दिए हैं। तो इस फ्रैक्शन या इस कसर में जो डिनोमिनेटर है यानी कि ये जो नीचे वाला नंबर है ये 5 नंबर इसकी वैल्यू ज्यादा है न्यूमिनेटर से, यानी कि ऊपर वाले जो नंबर है उससे डिनोमिनेटर या नीचे वाली नंबर की जो वैल्यू है वो 5 नंबर ज्यादा है। ठीक है, अब ये तो हमें पहली इंफॉर्मेशन दे दी गई। उसके बाद नेक्स्ट है बट इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन वी गेट 1/6। तो अगर हम उसी फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर या न्यूमिनेटर है उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करें और उसी फ्रैक्शन का जो नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर है उससे भी 2 को सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास जो नई फ्रैक्शन बनती है वो उसकी वैल्यू ये बनती है 1/6। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन, हमने वो फ्रैक्शन या वो कसर या वो बटा की वैल्यू मालूम कर दी। ठीक हो गया, तो देखें इसका सॉल्यूशन है। अब हमने चूंकि फ्रैक्शन की वैल्यू मालूम करनी है तो उसके लिए हमें फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर है यानी कि न्यूमिनेटर और जो फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर है यानी कि डिनोमिनेटर, ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, जब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो इनको हम फिर फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकेंगे। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी होती है उनको हम शुरू में किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट न्यूमिनेटर। तो अब यहाँ पर चूंकि हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने लिख दिया लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स। हम फर्ज करते हैं कि जो न्यूमिनेटर है यानी कि उस फ्रैक्शन या उस कसम में जो ऊपर वाला नंबर है वो एक्स के इक्वल है और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, और उस फ्रैक्शन या उस कसम में जो नीचे वाला नंबर है वो वाई के इक्वल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये एक्स और वाई को मालूम करेंगे तो फिर हम ये फ्रैक्शन की सूरत में इनको लिख सकेंगे। ठीक है, हमने फिर ये फ्रैक्शन मालूम करनी है। ठीक है, तो अब देखें, अब ये जो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, जो डिटेल इस क्वेश्चन में दी गई है, इस डिटेल या इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन जब हमारे पास आ जाएंगी तो फिर हम ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में जो दी गई डिटेल है उसके मुताबिक। अब देखें यहाँ पर हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक्स और वाई, दो वैल्यूज चाहिए, तो हमें यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है। तो अब देखें यहाँ पर पहली लीनियर इक्वेशन हम बनाते हैं, तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो फ्रैक्शन या कसर है उसका जो डिनोमिनेटर या नीचे वाला नंबर है वो 5 नंबर ज्यादा है, 5 मोर है उस फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर यानी कि न्यूमिनेटर से। ठीक है, तो हमने न्यूमिनेटर को एक्स के इक्वल रखा और डिनोमिनेटर को वाई के इक्वल रखा। तो देखें, पहले तो मैं इनको इक्वेशन की सूरत में लिखता हूं। तो ये मैंने न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ये मैंने लिख दिया। अब चूंकि जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू 5 मोर है, 5 नंबर ज्यादा है, तो अब इसको अगर हम इक्वेशन की सूरत में लिखना चाहें, ये इक्वल का साइन हमने डाला, इसका मतलब है कि ये दोनों साइडें बराबर करने के लिए फिर जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है उसमें हमें 5 का इजाफा करना पड़ेगा, तब ये डिनोमिनेटर के इक्वल आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 नंबर ज्यादा था। तो अब इनको इक्वेशन की सूरत में लिखने के लिए दोनों साइडें बराबर करने के लिए हमें न्यूमिनेटर में 5 का इजाफा करना पड़ेगा। तो मैं x + 5 कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमारी जो पहली लीनियर इक्वेशन है वो बन गई, तो उसको मैंने नंबर 1 कर दिया। ठीक है, अब हम दूसरी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो उसके लिए जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर यानी कि उसके ऊपर वाले नंबर और उसके नीचे वाले नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 1/6 मिलता है। तो हम अब फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर या न्यूमिनेटर और उसके नीचे वाले नंबर या डिनोमिनेटर से पहले तो मैंने 2 को माइनस कर दिया, ये 2 को मैंने यहां पर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमिनेटर से भी, और 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर से भी। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमें बताया गया कि 1/6 के इक्वल आ रहा है, तो इज इक्वल टू 1/6 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने दूसरी लीनियर इक्वेशन भी बना ली, इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। अब ये दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे और ये वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर हम जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि हम पहले मरहले में ये वेरिएबल एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम वो जो वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपको मैं बताता हूं कि नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं और इससे ही जो वेरिएबल x है इसकी मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो देखें, हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम यूज करने लगे। तो ये मैंने वेरिएबल x को एक तरफ रखा और +5 को मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ ले गया हूं। तो जब ये इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड पे आएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो मैंने y -5 लिख दिया। अब ये हमारे पास इस x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी इसको मैंने नंबर 3 कर दिया। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसमें ये जो वेरिएबल x की वैल्यू आई है इसको आप पुट कर दें इक्वेशन 2 में इस x की जगह। ठीक है,
x को हम रिप्लेस कर लेंगे या x की जगह हम इसकी वैल्यू को पुट करने लगे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है हम सॉल्व कर रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना, एक चीज की जगह दूसरी चीज रखना। तो चूंकि हम x की जगह उसकी वैल्यू को रखने लगे हैं, इसलिए ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो अब देखें हम ये जो वैल्यू x की है इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो यहां पर आप पहले लिख दें पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, और उसके बाद आप ये जो इक्वेशन 2 है ये वाली, इसमें इस x की जगह ये देखें मैंने ये x की जो वैल्यू y-5 थी ये मैंने लिख दी, और बाकी इस इक्वेशन की जितनी वैल्यूज हैं वो मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे ऊपर थी वैसे मैंने लिख दी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो देखें इसमें ये -5 और -2 इनको आपस में पहले सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 2 को ऐड करें तो 7 आएगा, लेकिन आप साइन किसका पुट करेंगे? माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन था। ठीक है, और बाकी वैल्यूज तो मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे ऊपर थी वैसे करके लिख दी। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इस इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है y-2, इसको हम इक्वेशन की इस साइड पे इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये जो 6 हमारे पास आ रहा है इसको इक्वेशन की जो ये वाली साइड है y-7 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम क्रॉस में इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी इस तरह बन जाएगी। ये 6 को मैं इधर ले आया हूं और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y-7 को, और उसके बाद ये मैंने 1 लिखा और इसके साथ मैंने ये y-2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इक्वेशन है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज आ रही है इनको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें ये आ जाएगा, ये 6y से मल्टीप्लाई हो गया तो 6y हो गया, फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट किया और 6 7 से मल्टीप्लाई हो गया तो 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इक्वल का साइन मैंने पुट किया और ये 1y से मल्टीप्लाई होगा तो y रहेगा, और ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो हम ये करते हैं कि जो y वेरिएबल वाली टर्म है इनको हम इक्वेशन की एक तरफ ले जाते हैं, और ये जो नंबर्स हैं या कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम इनको लेके जाएंगे हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। ये मैंने 6y लिख दिया और इस y को मैं इक्वेशन की इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पे ले आया हूं, तो इसको मैंने -y कर दिया। इसी तरह ये मैंने -2 लिखा और ये -42 को इक्वेशन की इस तरफ यानी कि राइट साइड पे लेके आए, तो इसको माइनस से आप प्लस कर देंगे। अब आपके पास 6y में से y को माइनस करेंगे तो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे तो आपके पास आ जाएगा 5y। ठीक है, और यहां पर -2 और +42 में से 2 को माइनस करें तो 40 आ जाता है। अब हमें चूंकि इस y वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 5 आ रहा है y के साथ इसको भी इक्वेशन की इस तरफ ले आए, तो यहां पर ये 5 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो 40 पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये 5 40 पे डिवाइड हो सकता है, कितनी बार डिवाइड होगा? ये हो गया 5 1 5 और 5 डिवाइड होता है 40 पे 8 टाइम। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई y इज इक्वल टू 8/1, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमने y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये जो वैल्यू मैंने फाइंड की है इसको जो ऊपर इक्वेशन नंबर 3 थी मैं आपको दिखाता हूं, हमने जो बनाई थी ये वाली इक्वेशन, इसमें इस y की जगह वो जो हमने वैल्यू मालूम की है y की वो पुट करेंगे तो हमारे पास इस वेरिएबल x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये जो y वेरिएबल की वैल्यू है इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखें मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब यहाँ पर पहला इक्वेशन 3 लिख दें। ठीक है, ये मैंने जो इक्वेशन 3 थी वो लिख दी। अब इस y की जगह आप ये y की वैल्यू 8 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये आ गया x इज इक्वल टू y की जगह मैंने 8 पुट कर दिया, -5 आ गया। अब 8 में से 5 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। x को हमने किसके इक्वल रखा था मैं आपको दिखाता हूं। x को हमने न्यूमरेटर यानी कि वो जो फ्रैक्शन है उसके ऊपर वाले नंबर के इक्वल रखा था, और y को हमने डिनोमिनेटर यानी कि वो जो फ्रैक्शन है या कसर है उसके जो नीचे वाला नंबर है इसके इक्वल रखा था। तो अब हमारे पास दोनों ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर आ गए हैं, तो अब हम ये फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो हम अपना आंसर यहाँ पर लिख लेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, ये मैंने लिखा फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऊपर वाला नंबर क्या है, ये जो न्यूमरेटर है ये 3 है, यानी कि x की वैल्यू 3 थी मैंने 3 पुट कर दिया, और नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास 8 आई थी तो ये मैंने यहाँ पर 8 पुट कर दिया, क्योंकि देखिए ये y की वैल्यू हमने 8 मालूम की थी। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन जो हमें चाहिए थी वो फ्रैक्शन या वो कसर हमने मालूम कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फिदा बॉट 3 kg मेलन्स एंड 4 kg मैंगोज फॉर ₹470। कि फिदा ने 3 किलो खरबूजे और 4 किलो आम खरीदे टोटल 470 रुपए में। ठीक है, अनम बॉट 5 kg मेलन्स एंड 6 kg मैंगोज फॉर ₹730, जबकि अनम ने 5 किलो खरबूजे और 6 किलो आम खरीदे 730 रुपए में। ठीक है, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ मेलन एंड मैंगोज पर केजी। तो हमने जो मेलन या खरबूजे हैं और मैंगोज या आम हैं उनकी हमने प्राइस मालूम करनी है, उनकी हमने कीमत मालूम करनी है पर केजी फी किलो के हिसाब से। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है जिस तरह आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उसको शुरू में हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख लेते हैं, x y z कोई सा भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमने मेलन या खरबूजे
मैंगोज या आम, इनकी प्राइस मालूम करनी है पर केजी के हिसाब से। तो मैंने लिख दिया लेट प्राइस ऑफ मेलन इज इक्वल टू एक्स। हम फर्ज करते हैं कि खरबूजों की जो पर केजी या फी किलो के हिसाब से जो कीमत है वो एक्स है, ठीक है। और प्राइस ऑफ मैंगोज पर केजी, और जो आम है उनकी पर केजी या फी किलो के हिसाब से जो कीमत है वो रुपीज वाई है या वाई है, ठीक है। अब हमें ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, जो डिटेल दी गई है, ये डिटेल यूज करते हुए पहले यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास जब लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी तो उनको हम सॉल्व करेंगे और ये वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में जो दी गई मालूमात हैं या जो दी गई डिटेल है उसके मुताबिक। अब देखें यहाँ पर हम पहली लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर अब हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें दो वैल्यूज मालूम करनी है, दो वेरिएबल हैं तो हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब जो पहली लीनियर इक्वेशन है उसके लिए हमारे पास डिटेल है, उसके मुताबिक 3 केजी मैंगोज, 3 किलो खरबूजे और 4 केजी मैंगोज, 4 किलो आम, इनकी जो टोटल प्राइस है वो 470 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 केजी मेलन। देखें 1 केजी मेलन x के इक्वल है तो 3 केजी कितना हो जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह 4 केजी मैंगोज को हम 4y लिख लेंगे क्योंकि 1 केजी y के इक्वल है। तो अब 4 केजी कितना हो जाएगा, y को 4 से मल्टीप्लाई करें। तो ये 3 केजी मेलन और 4 केजी मैंगोज, इनको आप जमा कराएंगे, टोटल प्राइस किसके इक्वल है, 470 रुपीज के इक्वल है। तो मैंने इज इक्वल टू 470 लिख दिया। ये हमारे पास पहली लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको मैंने नंबर 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। तो उसके लिए जो डिटेल है उसके मुताबिक 5 केजी मेलन्स और 6 केजी मैंगोज की कीमत 730 रुपए है। तो अब आप मेलन्स को लिखें, 5 केजी का लिखेंगे तो 5x लिखेंगे, और मैंगोज जो है वो 6 केजी लिखेंगे तो इसको 6y लिख देंगे, ठीक है। ये 5 केजी मेलन हो गए और ये 6 केजी मैंगोज हो गए। इनकी जो टोटल प्राइस है इनको आपस में जमा करें तो ये ₹730 है, तो मैंने 730 लिख दिया। ये हमने जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है वो बना ली, इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। अब हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन आ गई है, इनको सॉल्व करेंगे और ये जो वेरिएबल x और y है इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर अब हम जो मेथड यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करेंगे। पीछे हमने कुछ क्वेश्चन मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व किए हैं और कुछ हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन में क्या करते होते हैं, ये जो एक्सरसाइज 2.21 है इसका जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें हम डिटेल से मेथड ऑफ एलिमिनेशन को यूज करके आए हैं। इस मेथड के मुताबिक ये जो दो वेरिएबल हैं इनमें से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे, एक वेरिएबल को हम खत्म कर लेंगे और जो दूसरा वेरिएबल है उसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास तो उस वैल्यू को यूज करते हुए हम पहले वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो पहली वाली टर्म है इनको हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमने जो ये पहली वाली लीनियर इक्वेशन है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस x के साथ जो कोफिशिएंट की वैल्यू 5 है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पर इस वेरिएबल x की जो कोफिशिएंट की वैल्यू 3 है। तो दोनों इक्वेशन में जो पहली वाली टर्म है इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/3, ठीक है। जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, ये इक्वेशन 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करने लगे और इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करने लगे। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो देखें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें तो देखें यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 15x हो जाएगा, और 4y से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 20y हो जाएगा, और 470 से अगर आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2350 मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखें ये कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। देखें ये 470 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 0 0 हो जाता है, और 5 7 35, 5 लिखेंगे 3 कैरी में चला जाएगा, और 5 4 20 और कैरी वाला 323 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2350 ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको मैं नंबर 3 कर दिया। ये हमने पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दूसरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो देखें जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी इस तरह बन जाएगी। देखें अब इस 5x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15x हो जाता है, 6y को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18y हो जाता है, और 730 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 2190 हो जाएगा। मैं आपको दिखा लेता हूँ इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क है। तो ये देखें 730 इंटू 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, 3 3 9 हो जाता है, और 3 7 21 हो जाता है। तो ये 2190 ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, और ये हमारे पास जो इक्वेशन आई इसको मैंने नंबर 4 कर दिया, ठीक है। अब देखें ये जो इक्वेशन 3 और 4 है इसमें जो पहली वाली टर्म है ये सेम आ गई, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, इनको माइनस करें, तो ये पहली वाली जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, यानी कि वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाएगा, वेरिएबल x खत्म हो जाएगा और वेरिएबल y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनको माइनस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि ये जो इक्वेशन 4 है इसको माइनस कर दें इक्वेशन 3 में से। तो आप ऊपर इक्वेशन 3 लिखें और नीचे जो है इक्वेशन 4 लिख दें, ठीक है।
और इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके जो टर्म्स हैं इनके आप साइन चेंज कर लें, ठीक है। देखिए ये प्लस को मैंने माइनस कर दिया और ये जो दो वैल्यूज हैं इनके साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं है। तो जब भी किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के साथ प्लस का साइन है। तो दोनों जो प्लस के साइन है उनको आप चेंज करके माइनस के साइन के साथ, यहाँ पर भी मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पर भी मैंने माइनस कर दिया। ये हमने इस इक्वेशन की जो टर्म थी उनके साइन चेंज कर दिए। अब आप इनको माइनस कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास जो इक्वेशन बनेगी इस तरह बन जाएगी। ये देखें प्लस 15x माइनस 15x, ये कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ। इस तरह ये हमने x वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, x वेरिएबल को खत्म कर दिया। और यहाँ पर 20y प्लस है और ये माइनस 18y है। 20y में से 18y को माइनस करें तो 2y आ जाता है। और यहाँ पर 2350 में से 2190 इसको माइनस करेंगे तो 160 आ जाएगा। अब हमें इस y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 आ रहा है y के साथ इसको इक्वेशन की इस तरफ ले आए तो ये 2 यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो ये 160 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने लिख दिया 160/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 160 पे 2 डिवाइड हो सकता है, कितनी बार डिवाइड होगा, देखें ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 2 और 2 160 पे डिवाइड होता है 80 टाइम। तो ये हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है 80/1 या इसको आप 80 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमारे पास ये जो y वेरिएबल की वैल्यू आई है इसको ऊपर ही जो इक्वेशन है इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास x वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये करते हैं कि जो पहली वाली इक्वेशन है इसी में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट द वेरिएबल ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो पहले आप इक्वेशन 1 लिख लें, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन 1 लिख दी। अब इस y की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर लें, इस वेरिएबल x की वैल्यू मालूम करने के लिए, ठीक है। तो देखें मैंने इस y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर ली 80। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है तो ये 4 को 80 से आप मल्टीप्लाई करें तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 320, क्योंकि देखें 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 4 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन रही है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाली टर्म को इधर रखते हैं और ये 320 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जब लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 470 माइनस 320 लिख दिया। अब 470 में से 320 को आप माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 150, ठीक है। और इक्वेशन की तरफ 3x है। अब ये जो 3 आ रहा है x के साथ इसको भी दूसरी तरफ ले जाते हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो ये 150 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैंने 150/3 लिख दिया। अब ये 3 150 पे डिवाइड कर सकते हैं आप, कितनी बार डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 3 1 3 और 3 डिवाइड होगा 50 टाइम। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, x हमारे पास आ रहा है 50/1। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 50। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। x को हमने किसके इक्वल रखा था, x को हमने मेलन के इक्वल रखा था और ये हमारे पास y की वैल्यू आई थी, इसको हमने मैंगोस के इक्वल रखा था। मैं आपको दिखा लेता हूं, देखें ये x को हमने पर केजी मेलन के इक्वल रखा था और y को हमने पर केजी मैंगोस के इक्वल रखा था। इसका मतलब है कि हमारे पास मेलन और मैंगो दोनों की फी किलो के हिसाब से जो प्राइस है वो आ जाती है। तो हम ये जो x और y की कीमत है इसको नीचे लिख लेते हैं अपने आंसर में। तो देखिए ये आ जाएगा, मैंने लिख दिया प्राइस ऑफ मेलन पर केजी, ये कितनी आई हमारे पास 50, तो मैंने ₹50 लिख दिया। और प्राइस ऑफ मैंगोस पर केजी, ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी, देखें हम देख लेते हैं 80 आई थी, तो मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू ₹80 लिख दिया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल इज ₹2300। कि 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल की जो कॉस्ट या कीमत है वो 2300 रुपए है। एंड द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल एंड 5 बास्केटबॉल इज ₹2650। और 7 फुटबॉल और 5 बास्केटबॉल की जो कॉस्ट या कीमत है वो 2650 रुपए बनती है। हमने क्या करना है, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो हमने एक फुटबॉल और एक बास्केटबॉल की कितनी कीमत बनती है ये हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें जिस तरह आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उसको शुरू में हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख लेते हैं, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है। तो देखें अब यहाँ पर हमने चूंकि फुटबॉल और बास्केटबॉल की कीमत मालूम करनी है तो मैंने लिख दिया लेट द कॉस्ट ऑफ अ फुटबॉल के, हम फर्ज करते हैं कि एक फुटबॉल की कीमत एक्स के इक्वल है, द कॉस्ट ऑफ अ बास्केटबॉल इज इक्वल टू वाई, और एक बास्केटबॉल की कीमत वाई के इक्वल है। ये हमने यहाँ पर फर्ज कर लिया। अब इस क्वेश्चन में जो डिटेल दी गई है या जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी तो हम उनको सॉल्व करके वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में जो डिटेल दी गई है या जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक। अब देखें ये इन्फॉर्मेशन हम यूज करते हैं और यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर हमें चूंकि 2 वैल्यूज फाइंड करनी है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो हमने 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है।
अब पहले लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, तो इसमें देखें हमारे पास जो डिटेल है कि 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल की कीमत है 2300, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखें ये 1 फुटबॉल और 1 बास्केटबॉल की कीमत यहाँ पर हमने x और y लिखी है। तो अब 2 फुटबॉल के लिए हम क्या करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह 10 बास्केटबॉल के लिए हम 10y कर लेंगे, यानी कि ये एक बास्केटबॉल की कीमत को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनकी टोटल कीमत, तो इनको आपस में जमा कर लें, ये किसके इक्वल है, ये 2300 के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर 2300 लिख दिया। ये हमने पहली लीनियर इक्वेशन यहाँ पर बना दी, इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। अब हम दूसरी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है कि 7 फुटबॉल और 5 बास्केटबॉल की जो कीमत है वो 2650 रुपए है। तो अब आप क्या करेंगे, 7 फुटबॉल किस तरह आएंगे, आप 7x कर लेंगे, x को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और 5 बास्केटबॉल किस तरह आएंगे, आप y को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों की कीमत को आप सम करें, इनको आपस में आप ऐड करें, यानी कि जो टोटल आएगा वो किसके इक्वल है, 2650 के। तो मैंने 2650 लिख दिया। तो ये हमारी जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है वो भी हमने यहाँ पर बना दी, इसको मैंने नंबर 2 दे दी, ठीक है। अब ये 2 लीनियर इक्वेशन आ गई है, तो अब ये इनको हम सॉल्व करते हैं और ये वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम जो मेथड यूज करेंगे इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो मेथड ऑफ एलिमिनेशन होगा। यानी कि इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां पर हमने जो मेथड सीखा था वो वाला मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। उसके मुताबिक ये जो 2 यहाँ पर वेरिएबल्स आ रहे हैं, इनमें से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर लेंगे, एक वेरिएबल को हम खत्म कर लेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, तो उस वैल्यू को यूज करते हुए फिर हम पहले वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो देखें, अब इसमें ये जो वेरिएबल y है, इसको हम एलिमिनेट करते हैं, इसको खत्म करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन 2 है, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन की जो दूसरी वाली टर्म है ये बराबर हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास जब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें यहाँ पर 10y हो जाएगा, ठीक है। और ये पहली इक्वेशन में भी 10y है, तो वो जो नई इक्वेशन आएगी उसको और ये पहली वाली इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये y वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। किस तरह होगा, चलिए हम इसको देखते हैं। देखें, मैंने यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2। जिस तरह मैंने बताया कि इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। देखिए 7x को 2 से मल्टीप्लाई करें 14x हो जाता है, और 5y को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2650 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 5300 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, ये हमारा रफ वर्क है। देखें, ये 2650 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा, तो हम 0 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया। 2 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 होगा, और कैरी वाला 1 इसको 13 कर देगा, हम 3 लिखेंगे, 1 कैरी में चला गया। 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस कैरी वाला 1 इसको 5 कर देगा, तो ये 5300 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको मैंने नंबर 3 कर दिया। अब ये जो नंबर 3 इक्वेशन आई है ये वाली देखें, और जो नंबर 1 इक्वेशन है इसको देखें। इसमें ये जो दूसरी वाली टर्म आ रही है, यहाँ पर 10y है, यहाँ पर भी 10y है। अगर हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें, इनको माइनस करें, तो ये वाली जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये y वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, y वेरिएबल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व। तो देखें, हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लें कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 3 में से आप इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आप ये ऊपर इक्वेशन 3 लिखें और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 को, ठीक है। ये पहली वाली इक्वेशन मैंने नीचे लिख दी। अब चूंकि हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं, तो इसमें जो टर्म्स आ रही है इनके आप साइन चेंज कर लें, ठीक है। यहाँ पर 2x के साथ कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो जब भी किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता, इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू, उसके साथ प्लस का साइन है, तो ये प्लस आप माइनस कर दें, इस प्लस को भी माइनस कर दें, और यहाँ पर भी प्लस है तो इसको भी आप माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमने साइन चेंज कर लिए। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, इनको माइनस करें, तो देखिए जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएगी इस तरह हो जाएगी। देखें, ये 14x, ये प्लस 14x है और ये माइनस 2x है। 14x में से 2x माइनस करेंगे तो 12x आ जाएगा, और ये प्लस 10y और माइनस 10y ये आपस में कैंसिल हो गया। इस तरह ये y वेरिएबल को हमने एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, और ये 5300 में से 2300 माइनस करेंगे तो ये 3000 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इस वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए, तो ये 12 हम इक्वेशन की इस तरफ ले आते हैं। 12 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो 3000 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए मैंने 3000 पे 12 को डिवाइड कर लिया। अब ये 12 3000 पे डिवाइड हो सकता है, कितनी बार डिवाइड होगा देखें, ये आ जाएगा 12 1 12, और 12 जो है 250 टाइम डिवाइड होता है 3000 पे, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 250/1, या इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 250 लिख सकते हैं। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड करी है, अब ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है, इसको ये ऊपर हमारे पास इक्वेशन है, इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वेरिएबल y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें वेरिएबल x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर मैं लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, उसके बाद आप इक्वेशन 1 को लिख दें, और अब आप इस x की जगह ये जो वैल्यू हमने मालूम की है 250 ये पुट कर लें, ठीक है। तो ये 250, ये मैंने देखें x की जगह ये 250 पुट कर लिया, और साथ में ये वाला 2 आ गया, 2 × 250 हो गया।
बाकी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे ऊपर थी वैसे करके लिख दी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 250 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, ये हमारे पास 500 आ गया, बाकी वैल्यूज मैंने ऐसे लिख दी। अब ये 500 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए, यहाँ पर ये 500 के साथ कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो इसको हम प्लस से माइनस कर देंगे। तो ये मैंने 2300 माइनस 500 लिख दिया। अब आप 2300 में से 500 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखें ये 10y इज इक्वल टू 2300 में से 500 माइनस करेंगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें चूंकि इस y की वैल्यू चाहिए तो ये जो 10 आ रहा है y के साथ, इसको भी इक्वेशन की इस तरफ ले आते हैं, तो ये 10 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो 1800 पे डिवाइड हो जाएगा, 1800 पे तकसीम हो जाएगा। तो देखें ये मैंने लिख दिया 1800 डिवाइडेड बाय 10 लिख दिया। अब ये 10 1800 पे डिवाइड हो सकता है, कितनी बार डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 10 1 10 और 10 जो है 1800 पे डिवाइड होता है 180 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 180/1। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। तो ये हमने y की वैल्यू मालूम कर ली और ये हमने x की वैल्यू मालूम कर ली थी। अब हमने x को किसके इक्वल रखा था, x को हमने एक फुटबॉल की कीमत के इक्वल रखा था और y को हमने बास्केटबॉल की कीमत के इक्वल रखा था, एक बास्केटबॉल की कीमत के इक्वल रखा था। इसका मतलब है कि ये जो है ये हमारे पास एक फुटबॉल की कीमत आ गई है और ये हमने एक बास्केटबॉल की कीमत या उसकी कॉस्ट मालूम कर ली। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे कि प्राइस ऑफ अ फुटबॉल के एक फुटबॉल की प्राइस ये 250 रुपीज है और प्राइस ऑफ अ बास्केटबॉल ये 180 रुपीज है। यानी कि यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। इस तरह हमने फुटबॉल और बास्केटबॉल इनकी हमने कॉस्ट या कीमत मालूम कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये क्वेश्चन फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, आपको पीछे एक क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि फ्रैक्शन कौन सी वाली वैल्यू होती है, जब कोई वैल्यू इस फॉर्म में लिखी जाए तो इसको फ्रैक्शन या उर्दू में इसको कसर या बटा बोलते हैं। ठीक है, अब इस में जो ऊपर वाला जो नंबर होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये नीचे वाला नंबर होता है, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब जरा क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। देखें, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय 1, कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन हो और उसके न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले नंबर और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले नंबर दोनों को हम 1 से इंक्रीज करें, यानी कि दोनों में हम 1 ऐड करें, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। तो वो जो फ्रैक्शन है वो 2/3 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, एंड इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 2, और अगर हम उसी फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर या न्यूमरेटर है और नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर है दोनों को डिक्रीज करें, यानी कि दोनों से माइनस करें 2 को, तो फिर वो जो फ्रैक्शन है इट बिकम्स 1/3, यानी कि वो जो फ्रैक्शन है वो 1/3 के इक्वल हो जाती है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। हमने वो वाली फ्रैक्शन या वो जो कसर या बटा की वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है, अब जिस तरह आपको मैं पीछे सारे क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उस वैल्यू को हम शुरू में किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख लेते हैं, एक्स वाई जेड, आप कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अब हमने चूंकि फ्रैक्शन मालूम करनी है और फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है कि फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर ये वैल्यू मालूम करनी है और नीचे वाला नंबर यानी कि डिनोमिनेटर ये वैल्यू मालूम करनी है। ये दो वैल्यू मालूम करनी है, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया कि लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स। हम फर्ज करते हैं कि न्यूमरेटर एक्स के इक्वल है या फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर है वो एक्स के इक्वल है और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, और फ्रैक्शन का जो नीचे वाला नंबर है वो वाई के इक्वल है। ठीक है, अब हमने फ्रैक्शन देखें इस सूरत में हमने मालूम करनी है, यानी कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब हमारे पास आएंगे तो हम उसको इस सूरत में लिखेंगे, हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमने मालूम करनी है। अब देखें, इस क्वेश्चन में हमें जो डिटेल दी गई है या जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे और पहले हम इसके लिए लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर हमें चूंकि दो वैल्यूज चाहिए, दो वेरिएबल है हमारे पास, तो हम यहां से दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है इस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए दो लीनियर इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में जो दी गई तफसील है या जो मालूमात है उसके मुताबिक। अब देखिए, हम पहली इक्वेशन बनाते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय 1, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। कि वो जो फ्रैक्शन है अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम इंक्रीज करें 1 से, यानी कि उन दोनों में अगर हम 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन 2/3 के इक्वल आ जाती है। तो अब इसको अगर इक्वेशन की सूरत में लिखेंगे तो देखें हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इस तरह बनेगी। ये देखें, ये फ्रैक्शन का न्यूमरेटर x है, इसको मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया। इसी तरह ये उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर या नीचे वाला नंबर है, इसको भी मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया। ये दोनों को मैंने 1 से इंक्रीज कर दिया, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 2/3 के इक्वल आ रहा है, तो मैंने इक्वल टू 2/3 रख दिया। ठीक है, तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 2। अब अगर हम उसी फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर है उसको 2 से माइनस करें, 2 से डिक्रीज करें, तो हमारे पास वो फ्रैक्शन 1/3 के इक्वल आती है। तो अब क्या करें, अब आप
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 2 को माइनस कर दें। देखें ये न्यूमिनेटर में से मैंने 2 को माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर में से मैंने 2 को माइनस कर दिया, तो ये इक्वल आ रहा है 1/3 के। ये मैं बताया गया तो उसको मैंने 1/3 के इक्वल रख दिया। ये हमने दो इक्वेशन बना ली, इनको मैंने नंबरिंग इनकी कर दी है, ये मैंने नंबर 1 कर दी और ये मैंने नंबर 2 कर दी। अब पहला इन इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। जो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगी, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगी, तो फिर उनको हम सॉल्व कर लेंगे और वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है y+1, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करें और इस 3 को आप ये x+1 से मल्टीप्लाई करें। इस तरह हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करने लगे। तो ये देखें ये मैंने ये वाला 3 लिखा और इसके साथ मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी, इनको मल्टीप्लाई करूंगा और इज इक्वल टू उसके बाद ये वाला 2 लिख दिया और ये वाली वैल्यू मैंने ब्रैकेट में लिख दी, यानी कि इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी इस तरह बन जाएगी। ये देखें ये 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, ये 2y से मल्टीप्लाई होगा 2y हो गया, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी है तो इसमें ये जो x और y वेरिएबल वाली टर्म है इनको एक तरफ ले आए और ये जो नंबर्स हैं या कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। तो देखें आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये देखें कि मैंने 3x लिखा और ये 2y को मैं इधर ले आया हूँ, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके आया हूँ, तो इसको मैंने -2y कर दिया। इसी तरह ये वाला 2 मैंने यहाँ पर लिखा और अब ये +3 को इक्वेशन के राइट साइड पे लेके जाएं तो इसको प्लस से आप माइनस कर दें। अब ये इक्वेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो हम क्या करेंगे, इस ये यहाँ पर +2 है और -3 है, इनको माइनस करें। 3 में से 2 को माइनस करें तो आपको आंसर मिलेगा 1, लेकिन साइन किसका डालेंगे, माइनस का साइन डालेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन डलता है। 3 चूंकि 2 से बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। तो ये हमारे पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसको मैंने नंबर 3 कर दिया। ठीक है, और अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको भी इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को भी सेम देखें, ये जो वैल्यूज इसकी नीचे आ रही है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये वाली वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई करें और इस 3 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, इस तरह क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपके पास वैल्यूज बन जाएगी। अब आप ये 3 को x-2 से मल्टीप्लाई करें, 1 को y-2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज बन जाएंगी। 3x से मल्टीप्लाई हो गया तो 3x हो गया और 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा और ये 1 y से मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा और ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। अब आप सेम जिस तरह के ऊपर आपने किया था, आप वेरिएबल x और y वाली टर्म एक तरफ कर लें और ये नंबर या कांस्टेंट इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ये मैंने 3x लिखा और y को मैं इधर ले आया हूं लेफ्ट साइड पे, तो इसको मैंने -y कर दिया। इसी तरह ये -2 मैंने लिखा और ये -6 को मैं इक्वेशन की राइट साइड पे ले आया हूं, तो इसको मैंने माइनस से प्लस कर दिया। ठीक है, अब ये -2 और +6 इनको आपस में माइनस कर लें, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4। ठीक है, और इक्वेशन की तरफ ये वाली वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी। ठीक है, जैसे थी वैसे करके लिख दी। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसको मैंने नंबर 4 कर दिया। अब ये जो दो इक्वेशन बनी है नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4, इनको हम सॉल्व करते हैं और इनसे हम जो है वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां पर हम ये मेथड सीख गए हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो दो इक्वेशन है इनमें से एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर लेंगे, एक वेरिएबल को हम कैंसिल कर देंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो उस वैल्यू को यूज करते हुए हम पहले वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें ये जो 3x है ये टर्म अगर हम आपस में कैंसिल करना चाहें तो इसके लिए हमें ये दोनों जो इक्वेशन है इनको माइनस करना पड़ेगा। तो जब इनको माइनस करेंगे तो ये पहली वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये वेरिएबल x एलिमिनेट हो जाएगा, वेरिएबल x खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पर आप लिख लेंगे, ये मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। इक्वेशन 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मैंने इक्वेशन 4 लिखी और इसमें से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करने लगा हूं। तो अब चूंकि इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट हमने करना है तो इसके जो टर्म्स है इनके आप साइन चेंज कर लें। यहाँ पर 3x के साथ कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है क्योंकि ये शुरू में वैल्यू आ रही है। तो जब भी किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। तो यहाँ पर प्लस का साइन मैंने इसको माइनस कर दिया, इस माइनस को प्लस कर दें और इस माइनस को भी प्लस कर दें। ये हमने इनके साइन चेंज कर दिए। अब आप इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें या माइनस कर दें। ठीक है, तो देखें ये +3x और -3 ये तो आपस में कैंसिल हो गया। इस तरह हमने ये x वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, x वेरिएबल को खत्म कर दिया और यहाँ पर -y और +2y, 2y में से y को माइनस करें तो y आ जाएगा और ये 4 + 1 ये 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। अब ये y की वैल्यू आप ऊपर ये जो इक्वेशन है आपके पास ये 3 या 4 इसमें से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लें तो आपके पास वेरिएबल x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 है यानी कि ये वाली इक्वेशन, इसमें हम इस y की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इस वेरिएबल x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखें उसके लिए मैंने पहले इक्वेशन लिख दी। अब इस y की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये कितनी हमने मालूम की थी, 5 मालूम की थी, तो y की जगह आप 5 पुट कर लें। ठीक है,
अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, तो हमने चूंकि एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये जो दूसरी वैल्यूज के साथ आ रही है इनको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। पहले ये जो -5 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड पे लेके आएंगे, तो देखें जब इसको इक्वेशन की राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने 4 + 5 लिख दिया। अब 4 और 5 को आपस में आप ऐड करें तो ये 9 हो जाता है और इक्वेशन की तरफ 3x है। अब इस 3 को भी इक्वेशन की तरफ ले आए तो 3 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी तरफ आएगा तो इस 9 पे ये 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x = 9/3। अब ये 9 पे 3 डिवाइड हो सकता है, डिवाइड करें ये आ जाएगा 3 1 3 और 3 3 9 हो जाता है। x की वैल्यू क्या आ गई, x = 3/1, या इसको हम लिख सकते हैं x = 1। तो ये हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है। ऊपर हमने ये देखें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड की थी और ये हमने x की वैल्यू फाइंड की थी। और x को हमने वो जो फ्रैक्शन जिसको हमने मालूम करना है उसके किसके इक्वल रखा था, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले नंबर के इक्वल रखा था, और y को हमने डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले नंबर के इक्वल रखा था। इसका मतलब है कि वो जो फ्रैक्शन हमने मालूम करनी थी उसका ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों हमारे पास आ गए। तो अब हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं, तो हम अपना आंसर लिखेंगे फ्रैक्शन = ऊपर वाला नंबर हमारे पास क्या है, ये हमने x के इक्वल रखा था, ये 3 है, और नीचे वाला नंबर हमारे पास क्या है, इसको हमने y के इक्वल रखा था, ये 5 है। तो ये मैंने फ्रैक्शन लिख दी 3/5। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 था सेम उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखें ये भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है, यानी कि कसर या बटा की वैल्यू से रिलेटेड है। तो देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब किसी भी वैल्यू को इस फॉर्म में लिखा जाए तो इसको फ्रैक्शन या कसर कहते हैं। इस वैल्यू में जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको न्यूमरेटर कहते हैं और ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब इसको समझने में आसानी होगी। देखें, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 1, कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन हो और उसके न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले नंबर दोनों को हम 1 से डिक्रीज करें, यानी कि दोनों में से हम 1 माइनस करें, द फ्रैक्शन बिकम 1/2। तो वो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 के इक्वल आ जाती है। और इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 3, और अगर हम उसी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है यानी कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों को अगर 3 से हम डिक्रीज करें, दोनों में से 3 माइनस करें, इट बिकम्स 1/4। तो वो फ्रैक्शन 1/4 की इक्वल आ जाती है। हमने क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन, हमने वो फ्रैक्शन या वो कसर मालूम करनी है, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, जिस तरह आपको मैं पिछले सारे क्वेश्चन में बताता रहा हूं कि हमने जो वैल्यू मालूम करनी होती है उस वैल्यू को आप शुरू में किसी भी वेरिएबल x y z की को रख लें। अब यहां पर हमने फ्रैक्शन मालूम करनी है और फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, उसका ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर और उसका नीचे वाला नंबर यानी कि डिनोमिनेटर, ये दो वैल्यूज चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट न्यूमरेटर = x, के हम फर्ज करते हैं कि वो जो न्यूमरेटर या ऊपर वाला नंबर है उस फ्रैक्शन का वो x के इक्वल है और डिनोमिनेटर या नीचे वाला नंबर जो है वो y के इक्वल है, ठीक है। ये दो वैल्यूज हमने मालूम करनी है। जब दो वैल्यूज आ जाएंगी तो हमारे पास फ्रैक्शन हम लिख सकेंगे x और y। हम इस सूरत में यानी कि ऊपर न्यूमरेटर लिख लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर लिख लेंगे, तो हमारे पास इस फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू हमने मालूम करनी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। अब ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है या जो डिटेल दी गई है उस डिटेल को यूज करते हुए यहाँ पर हम दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी उनको फिर सॉल्व करेंगे और ये वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में दी गई जो तफसील या मालूमात है उसके मुताबिक। अब देखें यहाँ पर हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमें दो वैल्यूज मालूम करनी है, ठीक है। क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो दो लीनियर इक्वेशन हमें चाहिए, ठीक है। तो हम पहली इक्वेशन बनाएंगे तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है कि वो जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिक्रीज कर दे 1 से, यानी कि दोनों में से 1 माइनस करें, तो वो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ रही है, 1/2 के। अब तो देखें अब इसको हम इक्वेशन की सूरत में लिखते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है यानी कि x और y, इसको आप डिक्रीज कर दें 1 से, क्योंकि यहाँ पर देखें 1 से डिक्रीज करना है, 1 माइनस करना है, तो दोनों में से मैंने 1 माइनस कर दिया। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, ये 1/2 के इक्वल आ रहा है, तो मैंने = 1/2 रख दिया, ठीक है। तो इस तरह ये हमने जो पहली इक्वेशन है ये बना ली, इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें जो दूसरी इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके मुताबिक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अब डिक्रीज करें आप 3 से, तो हमें फ्रैक्शन मिलती है 1/4, ठीक है। तो अब आप ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को पहले डिक्रीज करें, दोनों में से माइनस करें 3 को। तो देखें मैंने दोनों में से 3 को माइनस कर दिया तो ये इक्वल आ गया 1/4 के, यानी कि ये जो वैल्यू थी इसके इक्वल आ गया। अब ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। ये जो दो इक्वेशन बनी है दोनों को मैंने नंबरिंग कर दी, ये नंबर 1 मैंने कर दी, नंबर 2 कर दी। अब ये जो दो इक्वेशन आई हैं इनको हम जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं, मुख्तसर फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, पहले ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी जो नीचे वाली वैल्यूज आ रही हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये y-1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें और इस 2 को x-1 से मल्टीप्लाई करें। इस तरह ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को हम लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखें ये मैंने ये वाला 2 यहाँ पर लिखा और इसके साथ मैंने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये वाला 1 लिखा और इसके साथ मैंने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब आप ये ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज आ रही हैं इनको आप ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें अब ये हमारे पास आ जाएगा
2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, और ये 1 y से मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा, और 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। अब ये जो वेरिएबल x और y है, इनकी टर्म्स को एक तरफ ले जाएं और ये जो नंबर्स हैं या कांस्टेंट हैं, इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, तो देखें ये मैं 2x और ये y को मैं इधर ले आया हूँ, 2x की तरफ ले आया हूँ, तो इसको मैंने -y लिख दिया, इसका मैंने साइन चेंज कर दिया। इसी तरह ये मैंने -1 लिखा और -2 को इक्वेशन की इस तरफ यानी कि राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये +2 में से 1 को माइनस कर दें, तो जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 2x - y = 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। जो हमने पहली इक्वेशन थी उसको हमने जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, सिंपलीफाइड या मुख्तसर फॉर्म में लिख दिया। इसको अब इक्वेशन नंबर 3 करते हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करें। इसकी जो नीचे वाली वैल्यूज है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस 4 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और y - 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे जैसे कि हमने इक्वेशन 1 के लिए किया। तो यहां पर देखें मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2 से जो है जो नीचे वाली वैल्यू थी ये y - 3 को देखें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस 1 के साथ, और इस 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x - 3 के साथ। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज आ रही है इनको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x हो जाएगा, 4 - 3 से मल्टीप्लाई होगा -12 हो गया, 1 y से मल्टीप्लाई होगा तो y हो जाएगा, 1 - 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। अब ये वेरिएबल x और y वाली टर्म्स को आप एक तरफ ले जाएं और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं या नंबर्स हैं उनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। ये y को मैं इस तरफ 4x वाली साइड पे ले आया हूं तो ये इसको मैंने माइनस कर दिया, इसका मैंने साइन चेंज कर दिया। इस तरह ये मैंने -3 लिखा और -12 को मैं इक्वेशन की इस तरफ लेके आया हूं राइट साइड पे, तो इसको आप माइनस से प्लस कर देंगे। ठीक है, अब आप ये 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास इस इक्वेशन की जो सिंपलीफाइड या मुख्तसर फॉर्म है वो आ जाएगी। ठीक है, 12 में से 3 माइनस किया 9 आ गया। अब ये हमने जो इक्वेशन 2 थी उसको भी हमने मुख्तसर फॉर्म में या सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख दिया, इसको मैंने नंबर 4 कर दिया। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन 3 और 4 आई है इनको हम सॉल्व करते हैं और इनसे हम वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन दोनों को अब हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इन दोनों को सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ एलिमिनेशन हमने इस एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां पर सीख के आए हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से ये जो दो वेरिएबल आ रहे हैं किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे, किसी एक वेरिएबल को खत्म करेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो वो वैल्यू यूज करते हुए हम पहले वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो वेरिएबल y है इसको पहले हम एलिमिनेट करते हैं, इसको खत्म करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम माइनस कर लेते हैं। तो देखें यहां पर आ जाएगा, मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले आप इक्वेशन 4 लिखें, उसके बाद नीचे इक्वेशन 3 लिखें। अब चूंकि हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसकी जो इसमें जो टर्म्स आ रही है इनके आप साइन चेंज करें। ठीक है, तो यहाँ पर 2x के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू इसके साथ प्लस का साइन है, तो प्लस को माइनस कर दें, इस माइनस को प्लस कर दे और यहाँ पर प्लस है इसको भी माइनस कर दे। अब आप इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। 4x में से 2x माइनस होगा तो ये 2x आ जाएगा और ये -y और +y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमने y वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, y वेरिएबल को खत्म कर दिया। और ये 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 को अब इक्वेशन की इस तरफ ले आए, 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो 8 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये 2 8 पे डिवाइड हो सकता है, इसको डिवाइड करें, ये आ जाएगा 2 1 2 और 2 4 टाइम डिवाइड होता है 8 पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x = 4/1, या इसको हम लिख सकते हैं 4/1 को हम लिख सकते हैं 4। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें पुट करते हैं और इस y वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले जो इक्वेशन 3 है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, कि मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, उसके बाद मैंने इक्वेशन 3 को लिख दिया। अब इस x की जगह आप ये इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 × 4। ठीक है, x की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, तो देखें ये आ जाएगा 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा और माइनस ये वाला y आ गया और ये वाला 1 पुट कर दिया। अब इस 8 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए क्योंकि हमने y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये -y को हमने इसी तरफ रखा और 8 दूसरी तरफ जाएगा तो इसका हम साइन चेंज कर देंगे, इसको -8 कर देंगे। अब आप ये 8 में से 1 को माइनस कर दें। अब यहाँ पर -8 और +1 है, 8 में से 1 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 7। लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 8 चूंकि 1 से बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन पुट कर दिया। अब देखें इक्वेशन की दोनों तरफ माइनस का साइन आ रहा है तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, ये हमने y की वैल्यू मालूम कर ली और ऊपर हमने यहाँ पर ये x की वैल्यू मालूम की थी। ठीक है, x को हमने किसके इक्वल रखा था, न्यूमरेटर या जो ऊपर वाला नंबर होता है इसके इक्वल रखा था, और y को हमने डिनोमिनेटर के इक्वल रखा था। इसका मतलब है कि ये जो 4 हमारे पास वैल्यू आई है ये न्यूमरेटर की हो गई,
यानी कि जो फ्रैक्शन या कसर है उसका जो ऊपर वाला नंबर है उसकी हो गई, और ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है 7, ये जो फ्रैक्शन या कसर है उसका जो नीचे वाला नंबर है या डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज आ गई तो हम इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया फ्रैक्शन, और उसके बाद ही मैंने ऊपर x की वैल्यू लिख दी जो कि न्यूमरेटर की इक्वल था, और नीचे मैंने वेरिएबल y की वैल्यू लिख दी जो कि डिनोमिनेटर की इक्वल था। इस तरह ये हमारे पास जो फ्रैक्शन हमें चाहिए थी उसकी वैल्यू आ गई 4/7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ एक्सरसाइज 2.21 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।